हाँ, इस वीडियो में हम आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि इसके पहले एपिसोड में आपने देखा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर ली गई। अब इस वीडियो में हम उसके मेटाबॉलिज्म की चर्चा करेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में इसके एब्जॉर्प्शन की चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी फूड में आपने जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया और वो सलाइवा से शुरू होकर के उसका डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है थ्रू इसोफेगस, वो स्टमक में पहुंचा, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत उसका डाइजेशन की प्रक्रिया हुई। इसके बाद वो फिर लगभग माउथ वाले फार्म में ही उस कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा। वहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि ये पैंक्रेटिक एंजाइम्स आए और उसका डाइजेशन वहाँ शुरू हो गया फिर से। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करीब 6 वैरायटी के आपको एंजाइम बताए गए। तो ये सभी एंजाइम जो फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है उसके डाइजेशन को किस तरह से ये एंजाइम कंप्लीट किए। तो अब उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एब्जॉर्प्शन को हम, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल है तो बाद में करेंगे, मेटाबॉलिज्म हम पहले कर लेते हैं। तो आइए देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट आपने फूड में लिया था उसका डाइजेशन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब नंबर है उसके मेटाबॉलिज्म का। और बिना मेटाबॉलिज्म के वह आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है। और आपके शरीर में वो एनर्जी तभी बनाएगा, एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा जब वो मेटाबॉलिज्म में जाएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है ये जो तमाम न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जो आप भोजन के माध्यम से लेते हैं, जब तक वो एनर्जी में न कन्वर्ट हो जाएं तो आपके शरीर के लिए किसी काम के नहीं। और उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी में कन्वर्जन होना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। और जब ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है तभी हमारे शरीर के लिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये उपयोगी होता है, यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। तो ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया और वहीं से इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा ही इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। तो कैसे जाता है, तो ये पोर्टल वेन के थ्रू फिर कहाँ पहुँचा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लीवर। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के बाद जब कार्बोहाइड्रेट ब्लड में आया, मुख्य स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड की मुख्य सर्कुलेशन की मुख्य धारा में आया, तो उस ब्लड को पोर्टल ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, ये एब्डामेन के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लीवर में पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है स्मॉल इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट को कहाँ पहुंचा दिया, लीवर के अंदर पहुंचा दिया। जब लीवर के अंदर पहुंचा तो किस फॉर्म में पहुंचा, ग्लूकोज के रूप में। लेकिन लीवर की जितनी क्षमता है उतने ग्लूकोज को तो उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लिया।
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा लीवर को? तो इसलिए कि ग्लूकोज फॉर्म में इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। जब यह ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो तुरंत उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा और वो एनर्जी H2O CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। उसको स्टोर करने के लिए शरीर को क्या करना पड़ता है? लीवर को क्या करना पड़ता है? उसको ग्लूकोज को एक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का यही वो रूप है या यही वो स्टेज है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को बॉडी के अंदर स्टोर कर पाते हैं। तो जो लीवर में पहुंचा ग्लूकोज, उसको लीवर ने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लिया। लेकिन लीवर की जितनी कैपेसिटी है उतना ग्लूकोज को तो उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जो उसका अभी कुछ पार्ट ऐसा रह गया, उसका भाग जो लीवर के क्षमता से अधिक है, लीवर ने उसको स्टोर नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वो कहाँ चला गया? ये देखिए एरो बता रहा है, ये ग्लूकोज आ गया ब्लड स्ट्रीम में। तो ये ब्लड के थ्रू ही तो लीवर में पहुंचा था। तो ऐसा नहीं होता कि ब्लड में जितना ग्लूकोज है वो टोटल लीवर में भेज दिया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम तो भेज दिया जाता है, फिर भी ब्लड में थोड़ा बहुत ग्लूकोज रह जाता है। तो वह ग्लूकोज जो ऑलरेडी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पड़ा हुआ है, उसमें लीवर वाला रिटर्निंग जो ग्लूकोज है वो आकर के इसमें मिल गया। यहाँ पर देखिए एरो बता रहा है कि ये ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज आ रहा है और फिर लीवर का बचा हुआ ग्लूकोज आ रहा है। दोनों ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी ब्लड के मेन स्ट्रीम में आकर के दोनों मिक्सअप हो गए और फिर ये कहाँ भेज दिए गए? ये मसल टिश्यूज के अंदर भेज दिए गए। तो ये ग्लूकोज फॉर्म में आए। फिर वही बात है कि मसल टिश्यूज के अंदर इनको हम ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर नहीं शरीर कर पाती है। तो होता क्या है कि फिर इसको स्टोर करने के लिए वही ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो मसल टिश्यूज के अंदर ये जो ग्लूकोज पहुंचा उसको तुरंत वहाँ ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया गया। ठीक है। फिर जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज का ये इसका यूटिलाइजेशन जब किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुविक एसिड में। यानी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद ही उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को कन्वर्ट किया। जब ये ग्लूकोज फॉर्म में आया, इसका यूटिलाइजेशन हुआ तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका कुछ पार्ट एरोबिक एरिया में चला गया और कुछ पार्ट एनाएरोबिक एरिया में चला गया। जो एरोबिक एरिया में गया वो एसीटिल कोएंजाइम, यहाँ पर लिखा हुआ एसीटिल CoA से मतलब कोएंजाइम। तो एसीटिल कोएंजाइम इस पायरुविक एसिड को लेकर के कहाँ पहुंच गया? क्रेब्स साइकिल के अंदर पहुंचा। और क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और जो ग्लूकोज यहाँ पर पहुंचा उसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, फिर H2O में प्लस CO2 में। क्रेब्स साइकिल के अंदर जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में, H2O में और एनर्जी में। तो एनर्जी तो मान लीजिए बॉडी के लिए यूजफुल है, वो बॉडी में रुक गई। H2O का भी रोल है, लेकिन CO2 जो यहाँ पर निकल के आया ये बॉडी के लिए अनवांटेड सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी आइटम है, वेस्टेज है। तो इसको बाहर जाने के लिए क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो इस CO2 के फिर कहाँ पहुँचा दिया गया? ये देखिए जो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा दिया गया। और अब ये कहानी यहीं छोड़ दीजिए। CO2 आ गया है कहाँ? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब जो एनाएरोबिक एरिया में पहुंचा ग्लूकोज वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया
और ये लैक्टिक एसिड फिर आ गया ब्लड सर्कुलेशन में, एरो यही बता रहा है। और फिर यहाँ से लैक्टिक एसिड कहाँ भेज दिया गया, लीवर के अंदर पहुँच गया। जब ये लैक्टिक एसिड लीवर के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ देता है, किसमें, अमीनो एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स में। देखा आपने, ये जो एनारोबिक एरिया में, एनारोबिक एरिया का मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक एरिया का मतलब जहाँ ऑक्सीजन है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन तो होगा ही। तो ये जो एनारोबिक एरिया में पहुँचा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये लैक्टिक एसिड कहाँ पहुँच गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया। फिर ब्लड स्ट्रीम से आ गया लीवर के अंदर। जब लीवर के अंदर ये पहुँचा तो वहाँ पर जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज पड़ा हुआ है, जिसको हम ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं, तो ये ग्लाइकोजन को दो पार्ट में तोड़ देता है, या कुछ पार्टिकल्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और कुछ अमाउंट को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन में अब भी जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज बचा हुआ था, अब वो जाएगा टिश्यू अदर देन मसल। मसल के अलावा जो बॉडी में और बहुत सारे टिश्यूज हैं उनके अंदर ग्लूकोज पहुंच चुका है। देखिए ये एरो बता रहा है। लेकिन जब ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से निकल करके अदर टिश्यूज में आएगा तो उसके साथ ब्लड से O2 भी आएगा। तो ग्लूकोज और O2 दोनों पहुंच गए टिश्यूज अदर देन मसल। उन टिश्यूओं में जो मसल के टिश्यूज नहीं होते हैं, तो बॉडी में और भी तो बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो उनमें जब ये ग्लूकोज पहुंचा उसके साथ ऑक्सीजन भी गया। रिजल्ट क्या होगा, दोनों इकट्ठा होंगे तो एक प्रक्रिया डेवलप होगी जिसका नाम होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में और CO2 में। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया जो ऑक्सीडेशन हुआ उसका रिजल्ट क्या रहा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी H2O एंड CO2। और क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ पर भी सेम रिजल्ट आपको मिला, कन्वर्ट इनटू एनर्जी H2O एंड CO2। अब यहाँ पर भी CO2 है, यहाँ पर भी CO2 है, तो ये दोनों CO2, ये एरो बता रहा है कि यहाँ से CO2 निकल करके ब्लड में आ गया, यहाँ से भी CO2 निकल करके ब्लड में आ गया। जब ये ब्लड में आ गया तो फिर ब्लड इस CO2 को उस जगह पर पहुंचा देगा जहाँ से CO2 का बॉडी के बाहर एक्सपल्सन कर दिया जाए, एक्सक्रीशन कर दिया जाए। अब ये ब्लड कहाँ पहुंचा देगा, लंग में पहुंचा देगा। ठीक है। तो लंग में जब CO2 पहुंचेगा तो आपको पता है कि लंग में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है रेस्पिरेशन, जो दो फेज में होता है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। तो जब एक्सपिरेशन होता है तो बॉडी के अंदर इकट्ठा हुआ या लंग के अंदर पहुंचा हुआ CO2 एक्सपिरेटरी फंक्शन के द्वारा बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है, और वही काम यहाँ पर होगा। ये लंग के अंदर ये ब्लड से निकल करके CO2 जो आ गई, इट इज रिमूव्ड बाय एक्सपायर्ड एयर। जो आप एयर बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी जो आप एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें ये जो CO2 है उसके माध्यम से बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये रहा है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब इसमें किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कांटेक्ट करके, कमेंट करके पूछ सकता है या बता सकता है। बाकी और अब इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो आगे हम इकट्ठा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, तीनों का एब्जॉर्प्शन इकट्ठा बता देंगे। उसके पहले हम आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बता दिए, मेटाबॉलिज्म हो गया। इसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। इसके बाद फिर लिपिड का डाइजेशन, लिपिड का मेटाबॉलिज्म। खत्म करने के बाद फिर हम तीनों का इकट्ठे एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तीनों का एब्जॉर्प्शन एक ही एपिसोड में, एक ही वीडियो में आपके साथ उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे।
तो ठीक है, अब यह चैप्टर समाप्त, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके वो अपनी शंका को दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।